हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है विच सेंटेंसेस कन्वे द सेम मीनिंग। दिए गए 3 सेंटेंसेस में से क्या कोई 2 सेम मीनिंग कन्वे करता है या तीनों के अर्थ एक ही हैं। यदि 2 सेंटेंसेस सेम मीनिंग कन्वे करते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है, ए, बी एंड सी। यदि तीनों के तीनों सेम मीनिंग कन्वे करते हो तो आपको मार्क करना है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द 3। और यदि तीनों अलग अलग अर्थ व्यक्त करते हैं तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल डिफरेंट। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बैंक एग्जामिनेशन वेदर पीओ और क्लर्क, सवाल क्वेश्चंस के पैटर्न बदलते रहते हैं। तो आज एक नई चीज़ लेकर मैं आपके सामने आया हूं। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। 3 sentences आर, नंबर ए, द मैनेजर वुड लाइक यू टू हेल्प हिम लोकेट द फॉल्ट। मैनेजर चाहता है कि आप उसकी मदद करें फॉल्ट को लोकेट करने में। नंबर बी है, इफ़ यू हेल्प हिम, यदि आप उसे मदद करेंगे लोकेट द फॉल्ट द मैनेजर वुड लाइक यू, तो मैनेजर आपको पसंद करेगा। नो, ऑब्जेक्ट को पसंद करने का यहाँ अर्थ नहीं आ रहा है, बल्कि सब्जेक्ट की इच्छा है कि वो ऑब्जेक्ट की मदद करे फॉल्ट को लोकेट करने में, यानी आपका बी डिफरेंट है। नंबर सी, द मैनेजर डिजायर्स, उसकी इच्छा है, दैट यू शुड, कि आपको ऐसा करना चाहिए, प्रोवाइड हिम द नेसेसरी असिस्टेंस टू लोकेट द फॉल्ट, यानी आपका सेंटेंस नंबर ए बिल्कुल सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है एज सेंटेंस नंबर सी, यानी आपका राइट कॉम्बिनेशन होगा ए एंड सी। अब आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं कि ये आंसर कहाँ मिलता है। तो नंबर ए एंड बी है, एलिमिनेटेड। नंबर बी में बी एंड सी है, बी तो रूल्ड आउट हो गया है, एलिमिनेटेड हो गया है, सो ये भी आंसर नहीं होगा। नंबर सी में ए एंड सी बिल्कुल सही आंसर है, इसे मार्क कर लें। नंबर डी, ऑल द 3 एलिमिनेटेड एंड नंबर ई, ऑल डिफरेंट एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी। द मैनेजर वुड लाइक यू टू हेल्प हिम लोकेट द फॉल्ट। C, the manager desires that you should provide him the necessary assistance to locate the fault. Comprehension आपका अच्छा होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने में, इनके आंसर देने में। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंस नंबर ए, although the strike of transporters continues, I shall come। यहां कंट्रास्ट दे रहा है, although the strike of transporters continues, I shall come। यद्यपि ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल जारी रहेगा, I shall come, उसके बावजूद भी मैं आऊँगा। नंबर बी है, I shall come, मैं आऊँगा, if the strike of transporters continues। ये स्ट्राइक यदि ये कंडीशन दे रहा है, यानी यहां आपका कंट्रास्ट है। नंबर बी में आपका कंडीशन है। तो नंबर सी देखें ये क्या है, इवन दो आई कम, भले ही मैं आ जाऊं, द स्ट्राइक ऑफ ट्रांसपोर्टर्स इज गोइंग टू कंटिन्यू, ये हड़ताल जारी रहने वाला है। ये सेम हो जाता नंबर ए के, यदि क्लाउजेस इधर वाले उधर और उधर वाले इधर आते, यानी यदि होता इवन दो द स्ट्राइक ऑफ ट्रांसपोर्टर्स इज गोइंग टू कंटिन्यू और कंटिन्यूज, आई शैल कम, और यहाँ फ्यूचर एक्शन आता। सॉरी, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, तीनों के तीनों डिफरेंट हैं। अतः हमारा आंसर लास्ट ऑप्शन होने जा रहा है, ऑप्शन नंबर ई, ऑल डिफरेंट। ए
बी, सी एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड। तीनों दिए गए सेंटेंसेस के अर्थ मैच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से भिन्न है। सो राइट आंसर हुआ स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ई, ऑल डिफरेंट। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सेंटेंस नंबर ए है अनलाइक द ट्राइबल्स, ट्राइबल्स के विपरीत, हु आर हार्ड वर्किंग, जो मेहनती होते हैं, The urban communities cannot withstand physical strain. Urban communities physical strain को झेल नहीं सकते। नंबर बी, the tribals can withstand physical strain. अब ट्राइबल्स यहाँ फिजिकल स्ट्रेन withstand कर सकते हैं, जैसा कि नंबर ए में who are hard working, the urbans communities cannot withstand physical strain, यानी ट्राइबल्स कर सकते हैं। चलिए ठीक है, the tribals can withstand physical strain whereas the urban communities cannot। लेकिन यहाँ ट्राइबल्स are hard working, इसकी चर्चा नहीं हो रही है, अतः ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, कन्वेइंग द मीनिंग। नंबर सी में बिकॉज द ट्राइबल्स आर हार्ड वर्किंग, चलिए मेहनती होते हैं, ये कारण है। दे कैन टॉलरेट फिजिकल स्ट्रेन, लेकिन यहाँ अर्बन कम्युनिटीज से तुलना नहीं हो रही है, यानी तीनों के अर्थ अलग अलग आ रहे हैं स्टूडेंट्स, मैच नहीं कर रहे हैं। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर ई, ऑल डिफरेंट। कैसे कटा? तो ए में देखिए तुलना है ट्राइबल से अर्बन कम्युनिटी के बीच। ट्राइबल को बताया जा रहा है हार्ड वर्किंग, वो फिजिकल स्ट्रेन को झेल सकते हैं। अर्बन कम्युनिटीज हार्ड वर्किंग नहीं होते, नहीं झेल सकते। नंबर बी में अर्बन ट्राइबल विथस्टैंड कर सकते हैं फिजिकल स्ट्रेन, लेकिन इनका ये जो गुण है हार्ड वर्किंग का, इसकी चर्चा इस सेंटेंस में नहीं है। सी में बिकॉज ऑफ द ट्राइबल्स आर हार्ड वर्किंग दे कैन टॉलरेट फिजिकल स्ट्रेन, यहाँ अर्बन कम्युनिटी से तुलना नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि फर्स्ट में कंपैरिजन हो रहा है। सेकंड में सिर्फ ट्राइबल और अर्बन कम्युनिटी की फिजिकल स्ट्रेन को झेलने की बात हो रही है, ट्राइबल के हार्ड वर्किंग की चर्चा इसमें नहीं है। नंबर सी में ट्राइबल हार्ड वर्किंग होते हैं, इसीलिए वे फिजिकल स्ट्रेन झेल लेते हैं, अर्बन कम्युनिटी से तुलना नहीं है। दस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल डिफरेंट। ऑल द थ्री सेंटेंसेस कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सेंटेंस नंबर ए, शुड यू नीड अ वीजा you must submit an application along with your passport and a copy of income tax returns। ये कंडीशन दे रहा है शुड, जो कि एक फॉल्स कंडीशन देता है, जिसका आउटकम फॉल्स होता है। यहां सही कंजंक्शन इफ होना चाहिए था। चलिए हम शुड को इफ ही मान लेते हैं, क्योंकि हमारा काम ईरर डिटेक्शन नहीं है, बल्कि finding out the sentences conveying the same meaning. If you need a visa, you must submit this. नंबर बी को देखते हैं, unless you do not, unless एक नेगेटिव कंजंक्शन है, इसके साथ नेगेटिव वर्ब नहीं आता, यानी फिर ग्रामेटिकल एरर आया। होना चाहिए था unless you submit an application along with your passport and a copy of income tax returns, you cannot get a visa। यानी ये भी डिफरेंट हो गया ग्रामेटिकली। नंबर सी, इफ यू सबमिट एन एप्लीकेशन अलोंग विद योर पासपोर्ट एंड ए कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, यू डू नॉट नीड अ वीजा। यहां नॉट हमें रुकावट पैदा कर रहा है, यानी एक फिर ग्रामेटिकली रह रहा है। यहां इफ के जगह पर अनलेस होना चाहिए था, unless you submit an application along with your passport and a copy of income tax return, और वहां do not के जगह पर cannot होना चाहिए था, you cannot get, need के जगह पर get होना चाहिए था, a visa। So students, all the three sentences have grammatical problems, grammatical issues conveying the wrong meaning। इट मीन्स हमें आंसर बड़ी सावधानी से पकड़ना है। जब ये मैच नहीं कर रहे हैं तो सारे के सारे डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं। राइट आंसर इज 10 नंबर ई, ऑल डिफरेंट। नंबर ए, बी,
C and D are easily eliminated. तो ये भी ध्यान देना होगा कि sentences are grammatically correct or not. Let us come to the last question, question number 5, sentence number A. The judge remarked that all the accused were really guilty. यानी कुछ innocent थे. Number B, the judge remarked that some of the accused were guilty while others were not. बिल्कुल सेम जा रहा है. जो बात A में कन्वे किया जा रहा है वही B से भी स्पष्ट हो रहा है. Number C, the judge remarked that all those who were accused included, उसमें शामिल हैं some, कुछ लोग that were not really guilty. ये भी मैच कर जा रहा है. यानी नंबर A is equal to B and B is equal to C, C is equal to A, B is equal to, all are the same, all convey the same meaning. The right answer is thus number D. Number A, B, C and E are easily eliminated. All the three sentences, the judge remarked that not all the accused were really guilty, convey the meaning. The judge remarked that some of the accused were guilty while others were not. ठीक यही बात नंबर सी में भी आ रही है. The judge remarked that all those who were accused included some that were not really guilty. Students, if you have a very good comprehension power, बल्कि कह सकते हैं strong comprehension power, a good knowledge of English grammar, उसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको. It will be very easy for you to tackle such questions very easily and you will come out successful. यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.